उपन्यास के पाठकों को सादर नमस्कार। आज हम 1084वीं की माँ महाश्वेता देवी के उपन्यास का विशेष तौर से अध्ययन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हम लगभग 2-2.5 दर्जन उपन्यासों पर बातचीत करते हुए, खासकर जो आदिवासी समुदाय से जुड़ी हुई है या आदिवासी क्षेत्र से या आदिवासी समस्याओं से, ये उपन्यास पूरी तरह से आदिवासी पात्र या क्षेत्र में प्रवेश उसी तरह से नहीं करता या उस समाज के रीति रिवाज, संस्कार, विश्वास उभर करके नहीं आते, या कोई पात्र उनका ऐसा नहीं है जो यहाँ चिन्हित किया जा सके या जिसका विश्लेषण किया जा सके, या उस समुदाय का या उन रीति रिवाजों का। फिर क्या है इस उपन्यास में 1084वीं की माँ। शीर्षक भी चौंकाता है, अंकों और शब्दों में माँ। माँ से बहुत कुछ याद आता है। एक क्लासिक उपन्यास, विश्व स्तरीय उपन्यास से भी हम तुलना करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इतना समझ लें कि इस उपन्यास पर बात करने का मकसद यह है कि नक्सलवाद जिसे कहते हैं, और नक्सलवाद को लेकर के बंगाल के विद्यार्थियों में एक उफान आया और वो क्रांति की लहर पर एक तरह से तैर रहे थे। और इस पात्र उपन्यास का मुख्य नायक पात्र व्रति, जो उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित है, और इस तरह के परिवार को गरीब व्यक्ति या उससे सरोकार रखना उचित नहीं समझते, और यही होता है कि व्रति से उस परिवार वाले संबंध काट लेते हैं। इस पर और विवरण करें इसके पहले, विवरण में जाने से पहले हम चाहेंगे कि हम कुछ बातें जान लें। 1084वीं की माँ, ये लेख मैंने एडवांस स्टडीज शिमला में एसोसिएट के रूप में लिखा था। कुछ इस तरह की बात है कि जैसे एरिक हॉब्सबॉम कुछ सिद्धांत देते हैं कि आप अगर 20% आबादी को उजाड़ दें या 2 करोड़ जान से हाथ धो बैठें, वो भी किसके लिए? कि समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाना है, यह समाज को विकास की ओर ले जाना है। एरिक हॉब्सबॉम जो कह रहे हैं कि एक निम्न तबके के साथ सत्ता किस तरह से व्यवहार करती है, गाजर मूली की तरह काट देती है और कहती है कि हम समाज का विकास कर रहे हैं। इसी तरह की घटना सिलीगुड़ी, बंगाल के सिलीगुड़ी परगना का नक्सल क्षेत्र 1967 में हिंसक हो उठता है। सन याद रहे, सन 1967। दूसरी तरफ 21वीं सदी में 1/4 आबादी गरीबी रेखा के नीचे या ऊपर कदम ताल कर रही है। मैक्स वेबर ने एक बात कही, वो इस उपन्यास के संदर्भ में उल्लेखनीय कही जा सकती है। यह देश आधुनिक कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह देश प्रकृति को दुश्मन मानकर नहीं चलता। आप इस चीज़ से यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूरोपियन देश प्रकृति की कीमत पर विकास करते रहे, उद्योग खड़ा करते रहे और कथित आधुनिक कहलाने के हकदार हो गए। औद्योगिकरण वहाँ ज़बरदस्त हुआ,
टेक्नोलॉजी विकसित हुई, सारी तकनीकी, टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज, एसी वगैरह सब वहीं से पनपे, एआई वहीं से आ रही है। तो ऐसे में आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि विकास की कीमत पर्यावरण से हम चुकाते हैं। इसीलिए जब मैक्स वेबर कहते हैं कि यह देश आधुनिक नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यह प्रकृति को दुश्मन नहीं मानता बल्कि प्रकृति से प्रेम करता। ये बात भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ करके देखी जा सकती है। लेकिन याद रहे, चंद वर्ष, कुछ दशकों बाद ही जिस घटनाक्रम की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, 1967 नक्सली क्षेत्र में जो हिंसा हुई, उसके पीछे का कारण क्या था? वो किसानों को, आदिवासियों को दबा कुचल रहे थे, शोषण कर रहे थे, और इसी के खिलाफ नक्सल क्षेत्र से वो हिंसक आवाज़ उठती, और उसी के कारण यह उपन्यास 1084 की माँ लिखा जाता है महाश्वेता देवी के द्वारा। आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और आदिवासियों में काम करने के चलते आप एक तरह से समाज सेविका के रूप में आदिवासी क्षेत्रों में जाती रही, शहरों से पुराने कपड़े लेकर के आदिवासियों में बांटती रही। बिरसा मुंडा नाम से आपका एक उपन्यास और बहुत सारी कहानियाँ आदिवासियों पर लिखी गई। ये 1084 की माँ एक ऐसा उपन्यास है, ऐसी माँ जो अपने बेटे को ठीक से समझने के लिए अन्य माँ से मिलती है, व्रती की दोस्त से मिलती है, यहाँ तक कि जब वो नहीं रह जाता तब उसकी याद में तड़पती है और सोचती है कि मेरे बेटे ने जनसामान्य के लिए कितना क्या किया और उनके लिए कुर्बान हो गया, और मैं उसको जानती तक नहीं। उस माँ की विडंबना यह थी कि जो नक्सली हो जाता है, जो पुलिस की निगाह में बागी हो जाता है, उसे घर वाले थाने में बुला करके, थानेदार जब ये कह देता है कि आप अपने बच्चों को संभाल करके रखिए, या आपने संस्कार नहीं दिए कि लड़का आपका बिगड़ गया है। और यही कारण है कि व्रती एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित है, और ऐसे परिवार वाले व्यापार करते हैं, अपना विकास करते हैं, उनको गरीबों से कोई सरोकार नहीं होता। लेकिन व्रती एक ऐसा महाविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र, उस दौर में बंगाल में विद्यार्थियों ने इस तरह के आंदोलन किए। ये एक तरह का जुनून था उनमें कि हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, मार्क्स के रास्ते पर चल करके निम्न तबके को भी हक दिलाना चाहते हैं। और इसी हक दिलाने के क्रम में 1967 में नक्सलवादी क्षेत्र में, जिसे आज नक्सलवादी कहते हैं, वहाँ के किसानों के लिए लड़ाई लड़ी गई, हिंसक लड़ाई लड़ी गई। आज उस गांव के नाम पर यह शब्द चर्चित हो जाता है। 1084 की माँ जिस तरह से जुड़ा हुआ है, इसी तरह से गोर्की का एक उपन्यास माँ, जिसमें माँ और बेटा दोनों ही होते हैं। बेटा वहाँ भी क्रांति कर रहा होता है, और बेटा जब घर में आता है तो 4 लोगों के साथ, तो जो चर्चा करते हैं, गोपनीय बातें करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, और ऊंची ऊंची सिद्धांत की बातें करते हैं। तो माँ गौर से सुनती है, ये सोच करके सुनती है कि मेरा बेटा कुछ बड़ा काम कर रहा है,
और धीरे धीरे वो माँ एक तरह से उस बेटे के पद चिन्ह पर चलती है और आंदोलन में शामिल हो जाती है। कुछ इसी तरह से 1084 की माँ शीर्षक से ये पता चलता है कि इस तरह से न जाने कितने बच्चे हिंसा के शिकार हुए, मार दिए गए, रास्ते से हटा दिए गए। ये माँ अकेली नहीं, 1083 माएँ, ये तो 1084 माँ है जिसकी कहानी महासीता देवी लिपिबद्ध करती है। तो इस उपन्यास की तुलना आप कुछ अन्य उपन्यासों से कर सकते हैं। किस उपन्यास से करेंगे? गोरकी के माँ उपन्यास, चलिए वो क्लासिक उपन्यास है, विश्व धरोहर है, हम भारत में लिखे गए लोक बाबू का उपन्यास बस्तर बस्तर, मधु काकड़िया का उपन्यास खुले गगन के लाल सितारे से इसलिए कर सकते हैं कि इन दोनों उपन्यासों में आदिवासी और नस्लवाद की भिड़ंत होती है, सलवा जुर्म आता है। और इसके अलावा और भी कुछ शब्दावली बनी है, नक्सल उन्मूलन, ग्रीन हंट, एसपीओ और सलवा जुर्म की बात जब की जाती है तो लोक बाबू का बस्तर बस्तर उपन्यास याद आता है। और बस्तर बस्तर उपन्यास का पत्रकार भी अंततः पुलिस की गोली का शिकार होता है और वो पत्रकार है नक्सलवादियों से उनकी समस्याओं के बारे में बात करने के लिए, उनकी मांग को लेकर के जानकारी हासिल करने के लिए उनके बीच में पहुंचता है और रिपोर्ट अखबार में छापता कि उसके पहले ही पुलिस वाले जंगल से बाहर निकलने के पहले उसे गोली से उड़ा देते हैं और घोषित कर देते हैं कि ये हार्डकोर नक्सलवादी है। यहाँ पर नक्सलवाद को लेकर के अलग तरह से सोचा समझा गया। जैसा कि मैंने पहले बताया, कोई 2010 में एडवांस स्टडी शिमला में एसोसिएट के रूप में ये शोध पत्र मैंने लिखा था और वहाँ इसका पाठ किया था। इसके बाद ये समकालीन विमर्शवादी उपन्यास में एक पाठ के रूप में प्रकाशित हुआ। आज मैं इसे आपके सामने पेश कर रहा हूँ 14 साल बाद। तो कुछ इसकी चंद बातें जो मैंने नोट की वो इस तरह से उभर करके आती है कि पात्र यानी इस उपन्यास का नायक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित है। पात्र का नाम व्रती है, चटर्जी परिवार से संबंधित है। परिवार में बेटे के साथ माँ है। माँ के साथ उस परिवार में ठीक व्यवहार नहीं होता। पुरुषवादी सोच, सामंती सोच के लोग हैं। महिला को घर में बंद रख करके उसके हकूकों को दबा के रखते हैं। ये चीज़ एक अलग विषय है। ये कह सकते हैं कि सुसंस्कृत परिवार में माँ के सिवा ऐसा कोई नहीं है जो व्रती के बारे में सोचता हो या व्रती के बारे में विचार करता हो। डाइनिंग टेबल पर जब खाना खाया जाता है तो व्रती को लेकर के किसी तरह से कोई विचार विमर्श नहीं होता, चर्चा नहीं की जाती, उसे बागी करार दिया जाता है। कानूनन वो अपराधी है और उसका परिवार भी उसे अपराधी कहता है। व्रती को लेकर के कोई चर्चा नहीं करता। अंततः माँ के कहने पर कहानी इस तरह से चलती है। एक और माँ है यहाँ उपन्यास में, सम्मुखी माँ। वो भी उस क्रांतिकारी दल में शामिल होता है। व्रती के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए व्रती की माँ सम्मुखी माँ से मिलती और व्रती से संबंध रखने वाली नंदनी
नाम की पात्र है जो एक तरह से व्रती की प्रेमिका कर सकती है, जिससे व्रती की माँ को बहुत कुछ हासिल होता है। अब देखिए कुछ चंद संवाद जो इस उपन्यास में आए हैं, इसी से हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस उपन्यास की थीम क्या है, ये उपन्यास किस तरह से लिखा गया है। माँ व्रती के बारे में सोचते हुए क्या कहती है वो देखिए। उन आस्थाहीन लड़कों के पास कुछ अलिखित, अव्यक्त लेकिन ठोस नैतिकता तो थी। उनके परिवार वालों के पास भी ऐसी कोई नीति है या नहीं, कौन जाने। उसी समाज में पली बड़ी सुजाता नहीं समझ पाती है और न ही ये समाज और सत्ता है। एक माँ अपने बेटे को, जिसके बारे में परिवार में कोई किसी तरह की चर्चा नहीं करता, इसलिए नहीं करता है कि वो बगावती है, गरीबों के हक की आवाज़ उठाता है और एक क्रांति करना चाहता है। कानूनन उसे अपराधी घोषित किया जाता है तो परिवार वाले भी उसे अपराधी मानकर उसका नाम जैसे परिवार से मिटा देते हैं। हर चीज़ों को, हर वस्तुओं को घर से, उसके कमरे से बाहर कर देते हैं। एकमात्र सुजाता ही ऐसी पात्र है उस परिवार की जो व्रती की माँ भी है, जो बराबर व्रती को लेकर के अब सोचने लगती है। या कहीं कि उस परिवार में जब उस बच्चे को लेकर के किसी तरह की बात ही नहीं की जाती, बात करने पर जैसे बैन है, प्रतिबंध है, तो ऐसे में माँ क्या करे। लेकिन जब धीरे धीरे उसे पता चलता है कि व्रती नहीं रहा, मार दिया गया, परिवार वाले और भी अब उसके बारे में बात करना बंद कर देते, तब वह घर से बाहर निकलती और व्रती के बारे में जानकारियां इकट्ठी करती। पुलिस से फोन आता है कि आपका बच्चा लाशें पड़ी हुई है, आप पहचान लीजिए, हो सकता है आपका बच्चा भी हो। तो घर से कोई नहीं पहुंचता, वो माँ पहुंचती है। वो नंदिनी को लेकर के पहुंचती है अकेले, पहली बार घर से बाहर निकलती है। एक सामंती परिवार की महिला की स्थिति क्या होती है, आप ये समझ सकते हैं कि पुरुषवादी सोच में एक स्त्री की स्थिति क्या होती है, ये भी इस उपन्यास से उभर करके आता है। कहा जाता है कि उपन्यास में एक स्त्री पात्र जो पुरुष के आगे बोल नहीं पाती, अपनी बात रख नहीं पाती और अपने बेटे के बारे में भी संवाद नहीं कर पाती। और जब वो माँ से बेटा मिलता है तो 15 जनवरी और 19 जनवरी ये 2 तारीख इस तरह से आती है जिसके बारे में भी उसकी माँ को पश्चाताप होता है। नंदिनी बताती है कि वे 15 तारीख को ही घर छोड़ रहे थे, शहर छोड़ रहे थे, जंगल में जा रहे थे, लेकिन आपके बार बार रोकने पर, ये कहने पर कि अभी मत जाओ, रुक जाओ, तो उन्होंने तारीख बढ़ा करके 19 कर दी थी और 19 करना ही उनके लिए बहुत भारी पड़ा। वो कई युवाओं के साथ मार दिए गए, उनकी बात लीक हो जाती है और पुलिस मुठभेड़ में वो मारे जाते हैं कई साथियों के साथ। तो माँ के साथ क्या गुजरती है कि काश वो उसे नहीं रोकती, वो जहाँ जा रहा था उसे जाने देती। उसे हलचल का तो पता चल गया था कि ये कुछ ऐसा कर रहा है जो खतरे से खाली नहीं, जान जा सकती है। सो वो कहती थी कि तुम मुलतवी करो, 15 को नहीं, 1-2 दिन और रुको, मैं मिलना चाहती हूँ।
कुछ दिन और रोकने के लालच में उस माँ के साथ क्या बीतेगी कि जिस मकसद से वो कार्य को अंजाम दे रहा था, वो कार्य को अंजाम भी नहीं दे सका और असफल हुआ और जान से हाथ धोना भी पड़ा। एक माँ के हाथों से बेटा भी चला गया और बेटे का मकसद भी अधूरा रह गया। ये पश्चाताप उसे कचोटता है। वो जो संवाद कह रहा है उसी की व्याख्या करके भी हम अपनी बात बहुत कुछ कह सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा संवाद आता है उच्च मध्यम वर्गीय चटर्जी परिवार को। व्रती के इस कथन से समझ सकते हैं व्रती कहता है, व्रती क्या कहता है, वे लोग अपने परिवार के लिए कह रहा है, वे लोग इंसान नहीं है। उसकी बड़ी बहन कामोन्मत्त है, छोटी बहन ग्रंथियों से भरी हुई है, बदतमीज लड़की है, बड़ा भाई एक दलाल है। आप ये समझ सकते हैं कि उच्च मध्यम वर्गीय सुसंस्कृत परिवार, पढ़ा लिखा परिवार, पैसा वाला परिवार, उद्योगपति परिवार कहलाता है। उसके सामाजिक सरकार क्या होते हैं ये बालक बता रहा, ये युवा बता रहा। जिस महाविद्यालय में पढ़ता है वहाँ पर ये बताया जाता है कि आपका धर्म क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आपकी मनुष्यता क्या है। तो वो अपने परिवार का विश्लेषण करता है तो पाता है कि बड़ा भाई ये जो दलाली करता है, दो बहनें हैं, दोनों बहनें दिशाहीन हैं। एक है जो कामोन्मत्त हमेशा वही सोचती है, पिताजी जो पैसों को लेकर के सोचते हैं। एकमात्र माँ है जिसने उसको जन्म दिया है, एकमात्र वो माँ जो उनके शिकंजे में है और एक तरह से उनकी कैद में रह रही। तो इस तरह से इस उपन्यास की पड़ताल जब करते हैं, जब इसमें माँ शब्द आता है तो एकदम इस उपन्यास को पढ़ते हुए पाठक का ख्याल गोरकी के माँ उपन्यास की तरफ चला जाता है। भारतीय उपन्यास साहित्य में ये पहला ऐसा उपन्यास है जो माँ को केंद्र में रखता है और जिस कदर ये केंद्र में रखता है इसकी तुलना गोरकी के माँ से ही संभव है। और प्रवृत्तिगत दृष्टि से अगर देखा जाए, विषय वस्तु की दृष्टि से देखा जाए, तो बस्तर बस्तर उपन्यास लोक बाबू का और मधु कांकरिया का खुले गगन के लाल सितारे उपन्यास से इसलिए की जा सकती है कि ये भी आदिवासी समस्या को केंद्र में रख कर के चलता है और वो आदिवासी पृष्ठभूमि से ही आच्छादित उपन्यास है। नक्सलवाद बनाम आदिवासी, यहाँ आदिवासी उतने नहीं हैं, यहाँ तो सिर्फ किसान और आदिवासी है जो पृष्ठभूमि में है। या माँ केंद्र पे है, या वो नायक केंद्र में है, व्रती केंद्र में है। लेकिन कहीं न कहीं एक प्रवृत्तिगत दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये कुछ उपन्यास, कुछ कहानियाँ जो नस्लवादी विषय को लेकर के लिखी गई है से तुलनीय संभव है। लेकिन यहाँ एक स्त्री पात्र जो नायक की माँ भी है, वो एक ये कह सकते हैं कि माँ की स्थिति यानी एक स्त्री की स्थिति ऐसे उच्च कुलोत्पन्न उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में क्या होती है, ये सवाल भी उठता है। तो पता चलता है कि एक तरह से गुलाम की स्थिति में रहती है, वो आज़ाद नहीं है, घर के अंदर कैद कर रखी है। और स्त्री सशक्तिकरण जिसे कहते हैं वो तब होता हुआ नजर आता है जब वो घर से बाहर कदम रखती है, तब उसे अपनी अस्मिता का एहसास होता है, अपने होने का एहसास होता है। तब वो सोच पाती है कि मेरा बच्चा किसी ऊंचे उद्देश्य को लेकर के चल रहा था और वो अकेला नहीं था, उसके साथ बहुत सारे थे, परिवार नहीं था तो क्या। और मेरी जैसी माँ और भी है जिनके बच्चे कुर्बान हो जाते हैं। और वो माँ व्रती के बारे में कितना जानती है, जहाँ रात सोया करता था, जहाँ रात मीटिंग किया करता था। व्रती को
एक दूसरी पात्र जो है सामू की माँ, समू की माँ, कितना समझती है, कितना जानती है, व्रती के बारे में वो कितना बताती है। तो उसे आश्चर्य होता है कि मेरा बेटा, जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती, वो रात अंधेरी कहाँ करता था, क्या क्या करता था, वो किस लिए करता था, ये बातें भी दूसरी माँ से उसे पता चलता है। तो इस तरह से स्त्री के लिए घर कैद होता है। एक सवाल ये भी उठ कर के आता है, वो आज़ाद तभी होती है जब घर से बाहर कदम रखती है। बेटे के संघर्ष की पहचान से वो अपने होने का अर्थ खोजती है। उसे अपने होने का अर्थ भी नहीं रह गया था, वो सिर्फ मशीन होकर रह गई थी। पति ने कह दिया चौखट से बाहर कदम नहीं रखना, तो नहीं रखती। लेकिन जब व्रती की बारे में पता चला तो घर के बाहर निकलती है और अपने वजूद खोजती है। ये कहें कि बेटे से प्रेरित होकर के, ठीक वैसे ही जैसे गोरकी की माँ अपने बेटे से प्रेरित होकर के, ये माँ अपनी अस्मिता की पहचान करती है, अपने होने का एहसास करती है, अपने वजूद का एहसास होता है कि स्त्री होने का और माँ होने का अर्थ क्या होता है, इंसानियत होने का क्या मतलब होता है। दूसरे के काम नहीं आए तो अपने होने का क्या मतलब। एक चार दीवारी में कैद होना तो कैद होना है। इस तरह से एक मृतक समाज है ये, जिसके लिए व्रती कहता है अपने परिवार के लिए, जो भूखों पर पलता है, जो भूखे गरीब है उनका शोषण करता है और उनसे अधिकतम हासिल करके अपने ऐशो आराम की चीज़ें जुटाता है। ऐसे समाज को वो, ऐसे परिवार को वो, ऐसे लोगों को व्रती कलंक मानता है। बेटे को, बड़े भाई को दलाल करता है और इसके लिए कानून, थानेदार बिगड़ेल कहते हैं। और उसके पिता को जब कहते हैं कि आपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए, आपने कंट्रोल नहीं किया, नियंत्रण नहीं किया, आपका बेटा हाथ से चला गया, बिगड़ गया। और इस तरह से ये उपन्यास इस बात को रखता है। तो समझ सकते हैं कि 1084 की माँ महाश्वेता देवी का कोई पहला उपन्यास नहीं। इससे पहले बिरसा मुंडा पर पूरी तरह से आदिवासी आंदोलन को एक युवा किस तरह से मोड़ देता है। मुंडा, बिरसा मुंडा संताल और मुंडाओं को एकजुट करता है, पीछे खड़ा करता है, नेतृत्व करता है और भगत सिंह की उम्र में कुर्बान हो जाता है। इसी तरह से इसी लेखिका का ये दूसरा उपन्यास 1084 की माँ, जिसमें एक माँ को इस तरह से चित्रित किया गया है कि जिसे हम गोरकी की माँ से अगर अवसर मिला, आपकी राय मिली, आपकी टिप्पणी हुई, तो मैं पुनः आपके सामने हाजिर होऊंगा एक दूसरे वीडियो के साथ। तब हम गोरकी की माँ उपन्यास से या खुले गगन के लाल सितारे मधुकाकर के उपन्यास से या बस्तर लोग बाबू के उपन्यास से तुलना कर सकेंगे।